अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन होती क्या है। तो जब हमारी ड्रग या कोई हमारा हार्मोन, तो यहाँ पे हम ड्रग की बात करें तो हम ड्रग को ही लेंगे कि जब भी कोई ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, ठीक है। अब हमारी ड्रग हमने दी और वो आई और फॉर एग्जांपल ये उसका रिसेप्टर है और इसने आकर ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये तो सेल के आउटसाइड पे बना या ये तो सेल की मेम्ब्रेन पे बना, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से जो एक स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर रिस्पॉन्स आता है, जो कैस्केड रिएक्शंस का जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। यानी कि ये ड्रग क्या है, सिग्नल है और ये रिसेप्टर जो है हमारा वो ट्रांसड्यूसर के तौर पे हमारा काम करेगा और ये जो ड्रग सिग्नल लेके आई है उसको हमारे सेल के अंदर तक पहुंचाएगा और सेल के जो इंट्रासेल्युलर इफेक्ट हैं वो प्रोड्यूस करवाएगा। अब वो इंट्रासेल्युलर जो रेस्पॉन्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। अब उसमें या तो ये जो इंट्रासेल्युलर कैस्केड शुरू हुआ है ये फॉस्फोराइलेशन करवाएगा हमारे इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स की, या फिर आयन चैनल्स की करवा सकता है, जिसकी वजह से सेल की कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, सही है, जिसमें आयन अंदर आ सकते हैं या फिर सेल से बाहर जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सेल है उसका रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अब इस कैस्केड में हमारे पास कुछ सेकंड मैसेंजर होते हैं जिनको हम इफेक्टर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, जो कि पार्ट होते हैं हमारे इस कैस्केड का। जैसे यहाँ पे CAMP है, SAIP3 होता है, डेग होता है, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे रिसेप्टर्स के जो हैं वो डिफरेंट हमारे पास सेकंड मैसेंजर्स बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सिग्नल ट्रांसडक्शन का क्या फ़ायदा है हमें क्यों चाहिए ये सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। हम ऐसी कोई ड्रग दे दें कि वो डायरेक्टली अंदर चली जाए और अपना काम कर सके, लेकिन कुछ ड्रग्स या कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो सेल की मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाते, तो उनके रिसेप्टर्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, तो उसके लिए ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन के टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। नंबर 1 तो ये सिग्नल को एम्प्लीफिकेशन करवाता है, ठीक है, एम्प्लीफाई करवाता है सिग्नल को। और दूसरा है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सेसिव स्टिमुलेशन से, सही है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिग्नल एम्प्लीफिकेशन कैसे करवाता है। ये कैसे जो ड्रग हमारी सिग्नल लेके आई है उसको फर्दर एम्प्लीफाई करवाएगा, उसका फर्दर जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकता है। तो सिग्नल एम्प्लीफिकेशन जो हमारे कुछ खास रिसेप्टर्स हैं, लाइक G प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है, इनकी एबिलिटी होती है कि ये जो सिग्नल हमारी ड्रग लेके आई है उसकी इंटेंसिटी को और उसकी ड्यूरेशन को वह सिग्नल कैस्केड इफेक्ट बढ़ा दें, ठीक है। एडिशनली क्या करवा सकते हैं ये कि एक्टिवेटेड G प्रोटीन परसिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब ये जो ड्रग आई हमारी उसने फॉर एग्जांपल इस हमारी G कपल्ड प्रोटीन को स्टिमुलेट करवा दिया, तो ये ड्रग तो मे बी किसी और तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, मे बी ये रिसेप्टर से डिटेच हो जाए और फिर चली जाए हमारे लिवर में और उसका मेटाबॉलिज्म हो और वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। लेकिन ये जो हमारे G प्रोटीन को स्टिमुलेट करके गई है, तो फिर ये जो अपने इंट्रासेल्युलर कैस्केड को चलाया हुआ है ये बहुत देर तक रहता है, सही है। तो उसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी सिग्नल, क्योंकि वो परसिस्ट रहेगा, वो इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता रहेगा। तो एक टाइम आएगा कि वो सिग्नल बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल देखते हैं, लाइक बाइंडिंग ऑफ एल्ब्यूटेरॉल ओनली एग्जिस्ट फॉर फ्यू मिलीसेकंड। एल्ब्यूटेरॉल एक ड्रग है जो कि फ्यू मिलीसेकंड के लिए रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है, बट द सब्सिक्वेंट एक्टिवेटेड G प्रोटीन में लास्ट फॉर 100 ऑफ मिलीसेकंड। पर फॉर एग्जांपल ये एल्ब्यूटेरॉल है, ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई, इसको स्टिमुलेट किया और फिर ये चली गई, इसका मेटाबॉलिज्म हो गया, ये बॉडी से एलिमिनेट हो गई। लेकिन इसने जिस G प्रोटीन को एक्टिवेट किया है ये अब बहुत टाइम तक रहेगा और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता रहेगा, सही है। Because of this implication, only a fraction of total receptor for a specific ligand occupied to elicit a maximal response. अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमने ड्रग दी हैं
भले वो थोड़ी क्वांटिटी में हो, ठीक है, तो फिर वो थोड़े से रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगी और उन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके चली जाएगी, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो इन जी प्रोटीन्स की वजह से बहुत देर तक रहेगा, ठीक है। तो यानी कि वो ड्रग तो एलिमिनेट हो गई, या फिर वो हमने थोड़ी क्वांटिटी में दी और उसने थोड़े से रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया, लेकिन वो जो थोड़े से रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, अब वो अंदर जो सेल का इंट्रासेलुलर रेस्पॉन्स है उसको इंक्रीज किए जा रहे हैं, क्योंकि वो रिसेप्टर वहाँ पे मेम्ब्रेन पे काफ़ी देर तक रहेंगे, ठीक है, तो वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो वो सिस्टम जिनके पास ये रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है, तो उनका बिहेवियर ये होता है कि वो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और उन रिसेप्टर्स को हम स्पेयर रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्पेयर रिसेप्टर का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि स्पेयर रिसेप्टर क्या होते हैं कि वो रिसेप्टर जो जी कपल्ड रिसेप्टर हों या फिर वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर हों, तो उनको हम स्पेयर रिसेप्टर कहते हैं। और जिन ऑर्गन्स के पास ये हो, हम उन ऑर्गन के लिए कहेंगे कि भाई इन ऑर्गन्स के पास हमारे पास स्पेयर रिसेप्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट 99% ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है, ठीक है। वो क्या है, स्पेयर रिसेप्टर है। अब स्पेयर रिसेप्टर कैसे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, तो फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ हुई 50 ईयर में, अब उसका बच्चा जो है अभी 40 ईयर में है या 45 ईयर्स में है, तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो पेंक्रियास के सेल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी थोड़ी इंसुलिन बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ी भी इंसुलिन अगर हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं जिनमें ग्लूकोज जाना होता है इंसुलिन की वजह से, तो अगर इंसुलिन थोड़े भी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हुई और थोड़ी ही क्वांटिटी में हुई, तो वो क्या करवाएगी, वो अपने एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी और उसको एक्शन में लाएगी। इंसुलिन भली थोड़ी और थोड़े से रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हुई हो, लेकिन वो जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ है फॉर इंसुलिन की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगा और हमारे ग्लूकोज को बहुत देर तक हमारे सेल्स में इंटर करवाता रहेगा, सही है। और भी ज़्यादा फंक्शन होते हैं इंसुलिन के, सिर्फ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाने के अलावा भी ये ग्रोथ में भी हमारे हेल्प करती है, हमारे सेल्स की ग्रोथ करवाती है, और भी बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अबाउट 99% ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेयर रिसेप्टर होते हैं। और अबाउट 5% जो हमारे हार्ट के रिसेप्टर होते हैं वो स्पेयर रिसेप्टर होते हैं। तो अगर किसी के हार्ट बीट का कोई मसला है और उसकी जो है हार्मोन कम हो रहे हैं, कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, तो वो हार्ट के मसले को इतना ज़्यादा वो लेके नहीं चल सकते, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतने स्पेयर रिसेप्टर नहीं है। तो अगर उनके पास हार्मोन कम है, उनकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम है, तो उनका हार्ट भी जो है वो कम स्टिमुलेट होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा वो वर्क नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं, तो ये था हमारा सिग्नल एम्पलीफिकेशन का। अब यहाँ पे ये वाला एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक ड्रग आई, वो बाइंड हुई और उसने जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाया। अब ये जो जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है ये जीडीपी को कन्वर्ट करेगा जीटीपी में और ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसका जो ये 3 सब यूनिट से बना होता है ना, अल्फ़ा, बीटा और गेमा सब यूनिट। अब जैसे ये जीटीपी एक्वायर करेगा और एक्टिव होगा इसका अल्फ़ा सब यूनिट, तो बीटा और गेमा इससे अलग हो जाएंगे और ये अल्फ़ा वाला एक्टिव हो जाएगा। अब ये क्या करेगा अल्फ़ा वाला सब यूनिट कि ये एडिनाइलाइन साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगा और एडिनाइलाइन साइक्लेज क्या करवाएगा, एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इंक्रीज होने की वजह से सीएमपी के लेवल की वजह से हमारा एक और एंजाइम प्रोटीन काइनेज ए वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये प्रोटीन काइनेज ए जो है वो फर्दर फॉस्फोराइलेशन करवाएगा एंजाइम्स की या हमारे आयन चैनल्स की जिसकी वजह से क्या होगा कि एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे और मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा सेल का, या सेल की जो भी फंक्शन है एंजाइम्स के थ्रू होते हैं वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर वो कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है तो फिर कुछ एंजाइम्स को वो फास्फोराइलेशन के थ्रू जो है वो डीएक्टिवेट भी कर सकता है। अब उसके अलावा ये जो बीटा और गेमा सब यूनिट्स हमारे यहाँ से रिलीज हुए थे, ये डायरेक्टली एक्ट कर सकते हैं हमारे केटायंस पे, ठीक, केटायन के चैनल्स पे, और उनकी एंट्री को और एग्जिट्स को मीडिएट कर सकते हैं। या फिर ये जो फास्फोराइलेशन वाला जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम है वो फास्फोराइलेशन करवाएगा हमारे केटायनिक चैनल्स की, और उसकी वजह से फिर हमारा सोडियम और पोटेशियम
मूव कर सकता है, या कैल्शियम चैनल्स की फास्फोरिलेशन की वजह से कैल्शियम मूव कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, और सोडियम और कैल्शियम की वजह से सिक्रीशंस हो जा सकती हैं हमारे ग्लैंडुलर सेल्स में। ठीक है, तो ये था हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म। अब दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या था, मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ओवर स्टिमुलेशन। ठीक है, अब उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा था कि जो हमारे पास जी रिसेप्टर एक्टिवेट हो सकते हैं, तो हो सकता है कि ये हमारे सेल की ओवर स्टिमुलेशन करवा दें, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक दो मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है डिसेंसिटाइजेशन, फिर होता है हमारे पास डाउन रेगुलेशन। अब डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास आ जाएंगी रैपिड डिसेंसिटाइजेशन, फिर आ जाएगी सिक्वेस्ट्रेशन। अब रैपिड डिसेंसिटाइजेशन में क्या होगा कि फास्फोरिलेशन हो जाएगी हमारे उन रिसेप्टर्स की जो हमारे लाइगेंड को या हमारी ड्रग के लिए रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे थे। अब ये कब होगा, जब हमारा लाइगेंड या कोई हमारी ड्रग जो है हम पेशेंट को बहुत टाइम तक दे रहे हैं और हमारे ब्लड में उस कंपाउंड का लेवल इंक्रीज है, तो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनकी डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी, उनकी फास्फोरिलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि वो इनेबल हो जाएंगे जी प्रोटीन को एक्टिवेट करने में। ठीक है, तो जो जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन रिसेप्टर्स की फॉस्फोरिलेशन हो चुकी है खुद की। सही है, या फिर अगर कोई जो कंपाउंड था, कोई ड्रग थी, कोई हार्मोन था, वो हमारे ब्लड में बहुत देर तक है, तो फिर क्या हो जाएगी, सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगी रिसेप्टर्स की। उसमें क्या होता है कि रिसेप्टर जो हमारे सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए थे, अब वो सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और वेसिकल्स में जाके पैक हो जाएंगे एंड आर नॉट अवेलेबल फॉर इंटरेक्शन विद द लाइगेंड और ड्रग। और ड्रग हमारी आएगी, लेकिन ड्रग क्योंकि वाटर सोल्यूबल होगी तो वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगी, और सेल के मेम्ब्रेन पे कोई रिसेप्टर नहीं होगा, क्योंकि रिसेप्टर खुद ही अंदर जा चुके हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ओवर स्टिमुलेशन नहीं कराना चाहते। तो थोड़े भी रिसेप्टर होंगे तो ड्रग जो है वो थोड़े रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगी और थोड़ा सा एक्शन प्रोड्यूस करवाएगी, लेकिन ज़्यादा जो है वो रिसेप्टर अवेलेबल नहीं होंगे, वो अंदर जा चुके होंगे सेल के। अगर ये भी मैकेनिज्म जो है वो कम पड़ गया तो फिर हो जाएगी हमारे पास डाउन रेगुलेशन। अब डाउन रेगुलेशन में कोई अगर कंपाउंड, यही बात है कि बहुत देर तक हमारे ब्लड में हाई रहे, कोई हार्मोन हो गया या कोई ड्रग हो गई, तो फिर क्या होगा कि रिसेप्टर्स की जो लेवल है वो कम हो जाएगी। वो कैसे कम होगी कि उनकी जो सिंथेसिस है रिसेप्टर्स की, क्योंकि रिसेप्टर हमारे प्रोटीन है, तो जाहिर बात है आरएनए डीएनए की वजह से वो सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, जीन्स की रेगुलेशन की वजह से, तो फिर वो उनकी सिंथेसिस कम हो जाएगी और उनका कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सेल उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा, ताकि कोई भी रिसेप्टर नहीं रहे, इतने ज़्यादा रिसेप्टर नहीं रहे जो ड्रग के साथ बाइंड हो और फिर ड्रग के एक्शन को प्रोलॉन्ग कर दे। ठीक है, अब दूसरी फिर कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे जो रिसेप्टर हैं, ठीक है, जो हमारा लाइगेंड है या कोई ड्रग है, अगर हम बहुत टाइम तक वो हमारे ब्लड में नहीं है, ठीक है, कोई हार्मोन हमारे ब्लड में बहुत देर तक नहीं है, तो फिर उसकी अप रेगुलेशन हो जाएगी रिसेप्टर्स की। वो कैसे होगा कि जो रिसेप्टर है उनका कैटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। ठीक है, और उनकी सिंथेसिस, उनके जो जीन्स हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे कि भाई अब कोई हार्मोन जो है वो कम है हमारे ब्लड में, पहले ही उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो जो भी थोड़ा बहुत हार्मोन है या जो भी थोड़ी बहुत ड्रग का जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हो ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर्स के थ्रू, तो उनकी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, उनका कैटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।